नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में शराब स्कैम बेहद चर्चित रहा, चुनावी मुद्दा भी रहा। इस मामले में कुछ नई बातें सामने आ रही है। मामला नकली शराब और नकली होलोग्राम का है। यूपी पुलिस ने छत्तीसगढ़ के एक पावरफुल राजनीतिक परिवार के व्यक्ति अनवर ढेबर को जेल से छूटते ही गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ पुराने आबकारी अधिकारी रहे अरुणपति त्रिपाठी की भी गिरफ्तारी हो गई। मामला गिरफ्तारी तक रहता तो कोई बात नहीं थी। जिस तरह से हंगामा हुआ और जिस तरह से पुलिस के साथ गुंडागर्दी की गई, उसकी चर्चा जोरों पर हो रही है। आज इस बारे में हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नकली होलोग्राम से किस तरह से छत्तीसगढ़ में नकली शराब सरकारी संरक्षण पर पिलाई जाती रही, शराब बढ़ती रही, डंके की चोट पर सब कुछ वैसे ही होता रहा जैसे पुराने मुख्यमंत्री के कार्यालय में पदस्थ सौम्या चरोसिया, जो पुराने मुख्यमंत्री की उप सचिव थी, उनकी देखरेख पर कोयले पर प्रति टन 25 रुपए की वसूली होती थी। अरबों की उस वसूली का हिसाब किताब भी होगा और साथ में यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे हारे हुए और चुके हुए नेताओं से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में आगे की राह मजबूत करने की प्लानिंग की है। किस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर अंतर कला सतह पर नजर आ रहा है, वो सारी बातें जो आपको जानना समझना जरूरी है। साथ ही हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे पशु क्रूरता अधिनियम 1960 का वो कानून कहां चले जाता है जब बकरों को धीरे धीरे चीरा लगाकर सड़क पर, सार्वजनिक स्थल पर या ऐसे स्थानों पर बर्बरता के साथ काटा जाता है, चीरा जाता है, तब पशु क्रूरता अधिनियम का वो कानून कहां जाता है। ऐसे ही कटने के लिए लाए हुए 124 बकरों को 15 लाख रुपए देकर कोई रहनुमा बचा ले जाता है। उनकी वेशभूषा ऐसी थी कि मानो वो ही असल ग्राहक हो। इन सारी बातों को हम सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे। फिलहाल शुरुआत अनवर ढेबर की, जो एजाज ढेबर के भाई हैं। वो एजाज ढेबर जो राजधानी रायपुर के प्रथम नागरिक यानी सम्मानित महापौर हैं। शराब घोटाले का आरोप इनके भाई के ऊपर लगा है। राजनीतिक संरक्षण भी जमकर मिलता रहा। पुराने आईएएस अनिल टुटेजा और उस समय के आबकारी मंत्री कवासी लखमा इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। फिलहाल जो नई गिरफ्तारी हुई है वो होलोग्राम वाले मामले पर हुई है। ताजा घटना पर यदि गौर किया जाए तो यूपी एसटीएफ पुलिस ने अनवर ढेबर को एक बार फिर गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 18 जून की शाम तब हुई जब अनवर ढेबर स्वास्थ्यगत कारणों से जमानत पर जेल से बाहर आए। फौरन उनकी गिरफ्तारी हो गई। जैसा कि अनवर ढेबर के समर्थकों को पहले ही पता था, इसलिए वहां बड़ी संख्या में कुछ ऐसे लोगों को जुटा लिया गया जो उपद्रव में माहिर थे, धक्का मुक्की कर सके। सब कुछ प्लानिंग के अनुसार हो रहा था, लेकिन शासन प्रशासन भी मुस्तैद था। फौरन 200 की संख्या में पुलिस बल बुलवा लिया गया। अनवर ढेबर को थाने ले जाया गया। उसके बाद एसटीएफ अपने रोल में आती है। दरअसल नकली होलोग्राम वाले मामले में जुलाई 2023 में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ने नोएडा के कासना थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार 3 मई को यूपी एसटीएफ ने नकली होलोग्राम बनाने वाली कंपनी प्रिज्म होलोग्राम सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के मालिक विदु गुप्ता को नोएडा से गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी विदु गुप्ता ने अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी का नाम लिया था। इसी एफआईआर के मुताबिक नोएडा स्थित प्रिज्म होलोग्राम सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को एक टेंडर मिला था। यह टेंडर छत्तीसगढ़ के एक्साइज डिपार्टमेंट ने होलोग्राम की आपूर्ति करने के लिए अवैध रूप से दिया था। यह कंपनी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र ही नहीं थी। बावजूद इसके कंपनी के मालिकों की मिली भगत से उसे पात्र बनाया गया। यह काम छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी, तत्कालीन आबकारी कमिश्नर निरंजन दास, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा ने निविदा शर्तों को संशोधित कर दिया था। इसके बाद प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक विदु ने 8 पैसा प्रति होलोग्राम की दर से कमीशन बांटना शुरू किया। बड़ी संख्या में जिस तरह से नकली होलोग्राम बने तो जाहिर तौर पर फर्जी बोतलों पर लगाए गए होंगे, यानी नकली शराब भी उस दौरान बेची गई। 2 साल तक कानून को ठेंगा दिखाकर नकली शराब नकली होलोग्राम के माध्यम से बेची गई। जैसा कि एफआईआर से मामला पूरा स्पष्ट हो रहा है, सबूत भी मजबूती से तैयार है। फर्जी टेंडर से फर्जी होलोग्राम विदु गुप्ता ने अनवर गैंग के माध्यम से
सप्लाई करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ में शराब बनाने वाली कई डिस्टिलरीज को ये सप्लाई निर्बाध रूप से जारी की गई, जिनके नाम है मेसर्स वेलकम डिस्टिलरी, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड, भाटिया वाइन एंड मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिन्हें यह सप्लाई छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CSMCL के MD अरुणपति त्रिपाठी के माध्यम से ये सप्लाई सरकार के संरक्षण में होती रही। इस तरह का नंगा नाच छत्तीसगढ़ में जब चल रहा था तो सारा सिस्टम मौन था, पंगु था। कोरोना संक्रमण काल का दौर था, जिस दौरान शराब दुकानें बंद थी लेकिन घर पहुंच सेवा जारी थी। उस दौरान भी बेहद विषम हालातों में हमने कई वीडियो बनाए थे, कई हैरान करने वाली जानकारी हमने तब भी दी थी। छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में सप्लाई जारी रही। फिलहाल अनवर ढेबर और उनकी गैंग अपने कर्मों का फल भुगत रही है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, यूपी के STF जब गिरफ्तारी के लिए आई तो किस तरह अनवर ढेबर गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहे थे, वहीं उनके दूसरे साथी अरुणपति त्रिपाठी तो मुस्कुराते हुए थाने में ऐसे जा रहे थे मानो उन्होंने कोई जंग ही फतह कर ली हो। इस पूरे मामले में बचाव पक्ष के वकील आमिर खान, जो अनवर ढेबर के वकील हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी बातों को भी समझना होगा और गौर करना होगा। वो उन अधिकारों की बात कर रहे थे जो कि संविधान में उल्लेखित है, लेकिन गहराई से यहाँ यह भी समझना होगा तब अधिकार की बातें कहाँ चली गई थी जब नकली शराब परोसी जा रही थी, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा किया जा रहा था, चंद पैसों के लिए किस तरह लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। फिलहाल वकील साहब की बातों पर आप गौर करें। छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम, जिसमें कोई एक वैभव मिश्रा जी हैं, उन्होंने सामने अपनी गाड़ी अड़ा दी और इनकी स्थिति ऐसी नहीं थी, आपने सबने देखा कि इनकी हालत बहुत ख़राब थी। आज भी अभी चाहें तो आप विजुलाइज कर सकते हैं उसको। तो इस ख़राब स्थिति में जब ये इनके परिजन अस्पताल ले जा रहे थे तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने उनको, रायपुर पुलिस ने उनको अस्पताल नहीं ले जाने दिया और उनको एक तरह से हाईजैक करके वो सिविल लाइन थाने ले आए। ये वो सूचना है। ये सूचना में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि इनको कब गिरफ्तार किया, ये गिरफ्तार करने के बाद ये कौन से कोर्ट में पेश कर रहे हैं, कहाँ ले जाने वाले हैं लोग, इसकी कोई हमको जानकारी नहीं है। प्रजातंत्र में एक सामान्य आदमी के अधिकार, किस तरह के क्या अधिकार हैं, उसको किस तरह से किया जा रहा है, ये सब आप मीडिया के बंधु हैं, आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो कि किस तरह के एक जनरल आदमी के राइट्स को कर्टेल किया जा रहा है। शराब घोटाले के बाद बात कोयला घोटाले की। छत्तीसगढ़ का ये बहुचर्चित कोल स्कैम इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि पुराने मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया इस पूरे मामले की किंग पिन रही, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय भी इसमें इन्वॉल्व रहा। 25 रुपए प्रति टन के लालच में किस तरह से अरबों की वसूली का यह खेल चलता रहा। फिलहाल इस मामले की चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि 5 नए चेहरे सामने आए हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। मोइनुद्दीन कुरैशी के अलावा बाकी अन्य नाम हैं रोशन कुमार सिंह, पारे कुमार कुर्रे, राहुल कुमार सिंह और मोन्टो उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल। इन पर आरोप है कि ये रायपुर, कोरबा और सूरजपुर में रहकर सूर्यकांत तिवारी के गुर्गे के रूप में काम करते थे, वसूली करते थे। डंके की चोट पर इस खेल को अंजाम देने के लिए कई सफेद पोज भी इसमें शामिल थे। आबकारी घोटाले के मामले के आरोपी कवासी लखमा, कोयले वाले मामले में भी आरोपी हैं। मौजूदा विधायक देवेंद्र यादव भी इसमें शामिल हैं। कई अन्य ऐसे रसूखदार चेहरे जो खुलकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। इन नामों पर आप एक बार फिर से गौर करें तो 26 लोगों की ये लिस्ट आपके स्क्रीन में नजर आ रही होगी। सबसे पहला नाम कवासी लखमा, जो मौजूदा विधायक है, पूर्व आबकारी मंत्री रहे हैं। देवेंद्र यादव, अमरजीत भगत जो कि पुराने खाद्य मंत्री रहे हैं। बृहस्पति सिंह पूर्व विधायक, गुलाब कमरो ये भी विधायक रहे हैं। शिशुपाल सोरी ये भी विधायक रहे हैं। चंद्रदेव प्रसाद राय ये भी विधायक रहे हैं। यूडी मिंज ये भी विधायक रहे हैं। समीर बिश्नोई IAS जो कि जेल में बंद है। रानू साहू जो जेल में बंद है, ये भी IAS। सौम्या चौरसिया पूर्व उप सचिव CM कार्यालय, सहित तमाम वो ऐसे नाम जिन्हें एक एक कर दोहराना आवश्यक नहीं है। आपकी स्क्रीन में सारे वो नाम हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर अब उन सारे नामों को देख सकते हैं किस तरह से छत्तीसगढ़ को लूटने का ये खेल चल रहा था। 29वें नंबर पर यदि आप गौर करें, कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष अरबपति राम गोपाल अग्रवाल भी आरोपी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राम प्रताप सिंह वो भी आरोपी हैं। विनोद तिवारी, इंद्रेश गांधी, सुनील कुमार अग्रवाल जैसे तमाम वो 36 नाम जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोयले में अवैध वसूली का मामला पहले जहां 540 करोड़ बताया जा रहा था, ये आंकड़ा बढ़कर अब 570 करोड़ हो चुका है। जो 5 नई गिरफ्तारियां हुई है उसके पहले
पहले बीते 13 जून को ही 2 नई और गिरफ्तारियां हुई है। ऐसी गिरफ्तारियों में बहुत जल्दी कुछ बड़े चेहरे सामने आने वाले हैं, जिनके गिरेबान पर हाथ डालकर उम्मीद करते हैं उन्हें घसीटकर जेल के सिकंजों के पीछे डाला जाएगा। आरोपी चाहे जितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून का जब डंडा ईमानदारी से चलेगा तो अच्छे अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है, बहुत जल्द ही ऐसा ही नजारा आपको देखने मिल सकता है। कानून अपना काम करने वाला है। सौम्या चौरसिया, रानू साहू और समीर बिश्नोई जैसे तमाम वो बड़े चेहरे जो पहले ही जेल में हैं, उनसे भी काफी बड़ी इनपुट मिली है। सूर्यकांत तिवारी अब धीरे धीरे राज उगलने लगा है। उसके राज उगलने से कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है। बलौदा बाजार आगजनी कांड के आरोपी विधायक देवेंद्र यादव भी इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। हालांकि कई बार इस मामले में सफाई दे चुके हैं, लेकिन हमारे पास जो ताजा जानकारी है वो आने वाले दिनों में आपको शायद हैरान कर दे। लेकिन हम इस पुष्ट जानकारियों को आधिकारिक स्वरूप देना चाहते हैं। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, बहुत जल्दी हम कुछ बड़े खुलासे करने वाले हैं। वैसे यहाँ गौर करना होगा कि मामला चाहे कोल घोटाले का हो, मामला चाहे शराब घोटाले का हो, ऐसे घोटालों से कांग्रेस की जिस तरह छत्तीसगढ़ में फजीयत हुई है, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हार हुई और अब लोकसभा में पिटे हुए मोहरों को एक बार फिर से चुनाव लड़वाया गया, जिस तरह से अंतरकला चलकर सामने आई, जिस तरह से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, पुराने हारे हुए मंत्री ताम्रध्वज साहू और पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या पुराने मंत्री कवासी लखमा, देवेंद्र यादव जैसे तमाम वो बड़े नाम हैं जिन्हें चुनाव लड़वाया गया, उनकी बुरी तरह पराजय हुई। ऐसे हालात के लिए पुराने मंत्री जय सिंह अग्रवाल का दर्द छलक पड़ा। वैसे तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दूसरे धड़े टी.एस. सिंहदेव के कैंप से आते हैं। उनकी जैसे तमाम अन्य बड़े नाम हैं जो खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर चल रहा अंतरकला अब धीरे धीरे सतह पर नजर आने लगा है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में जिस तरह से वन मैन शो वाला कार्यक्रम चल रहा था, वो जमीनी नेताओं को रास नहीं आ रहा है। खासकर ऐसे नेता जो घोटाले में शामिल नहीं थे लेकिन बदनाम जरूर हुए। जब पूरी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में घोटाले वाले मामलों से बदनाम हुई तो जाहिर तौर पर सबके दामन पर छींटे तो पड़ेंगे ही। अपनी स्क्रीन में जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो पाकिस्तान की नहीं है, बांग्लादेश की नहीं है, ईरान की नहीं है, इराक की नहीं है, सीरिया की नहीं है, अफगानिस्तान की भी नहीं है। ये तस्वीर है भारत की, भारत के एक राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की, जहां की सड़कों पर आप ऐसा नजारा देख सकते हैं। लोग ईद की नमाज पढ़ रहे हैं। 2 दिन पहले बकरीद मनाई गई। वैसे तो बकरीद हर साल मनाई जाती है, लेकिन दिल्ली में एक अलग ही वजह से ये बकरीद सालों तक चर्चा में रहेगी। न केवल चर्चा में रहेगी बल्कि लोगों को प्रेरणा देगी। विवेक जैन और उनके साथियों के कारण, जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद से करीब 500 मीटर दूर एक मंदिर के प्रांगण में 124 बकरों को सुरक्षित बचाया। इसके लिए 15 लाख रुपए जुटाए गए, जिसकी एक वीडियो सामने आई है जहां आप देख सकते हैं जैन मंत्र पढ़े जा रहे थे। चारों तरफ बेजुबान बकरों ने विवेक जैन उनके साथियों को घेर लिया था, जिन्हें कसाईयों की छुरी या ब्लेड से चीरा लगने से बचाया गया था। बकरीद वाले दिन के एक रात पहले जैन समुदाय के कुछ युवा अपनी वेशभूषा बदलकर, ग्राहक बनकर और खास जुबान सीखकर बकरा खरीदने गए। बेजुबानों को बचाने के लिए जो संदेश देने की कोशिश की जा रही थी उसे भी हम गहराई से समझ रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ईद से पहले दिल्ली के धर्मपुर इलाके में नए जैन मंदिर में बकरे बाजारों जैसी चहल पहल थी। हालांकि यहाँ लोगों में उत्साह बकरों को कसाई के ब्लेड से बचाने के लिए था। लोग बकरों की एक झलक पाने के लिए मंदिर में जुट रहे थे। कुछ ने उनके चारे के लिए पैसे दिए तो किसी ने उन्हें प्यार दुलार दिया। वैसे तो हर साल मुस्लिम त्योहारों के दौरान शाकाहार और बर्बरता के बीच छिड़ी जंग के बीच पुरानी दिल्ली में जैन समुदाय चर्चा का विषय बना रहता है, जो सोशल मीडिया में भी काफी ट्रेंड में रहे थे। हिंदू हो या मुस्लिम या सिख, हर कोई पुरानी दिल्ली की गलियों में छिपे हुए इस मंदिर को जानता है, क्योंकि इनसे इन बकरों को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए थे। जिन्हें आप बकरों को बचाते हुए देख रहे हैं, दरअसल वो काम इतना आसान नहीं था। 15 जून की शाम जैन समुदाय के लोगों की एक टीम बनाई गई। करीब 25 लोगों की ये टीम थी, जिन्होंने पैसे के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। इसके बाद एक टीम वहां पर गई जहां बकरों को बेचा जा रहा था। इसके लिए मुस्लिम समुदाय की वेशभूषा धारण की गई। 16 जून को इस टीम ने सीक्रेट तरीके से पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद, मीना बाजार, मटिया महल और चितली कबर जैसे इलाकों में अलग अलग बकरा बाजारों में जाकर अपने साथियों को बताया कि वो कुर्ता पहने और इस लहजे में बात करें कि बकरों को खरीदते समय किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो इस तरह से
एकजुट होकर शाकाहार और प्राणी रक्षा का एक बेहतरीन संदेश दिया गया। साथ ही हमें यहाँ समझना होगा कि क्या पशुओं को इस तरह से क्रूरता से मारने या हत्या करने की कानून इजाजत देता है। कानून का पुराना छात्र रहा हूँ, इसलिए पशु क्रूरता अधिनियम 1960 पर मेरा ध्यान जाता है। मेरे हाथ में भारतीय जीव जंतु बोर्ड का वो लेटर है जिसे 14 अगस्त 2017 को इस विभाग के सचिव एम रवि कुमार ने जारी किया था, जिसमें साफ तौर पर दर्शाया गया है कि किस तरह से पशुओं का वध होना चाहिए। बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है, कानून का हवाला दिया गया है, पशु क्रूरता अधिनियम का पाठ पढ़ाया गया है, जिसे आप गूगल में भी देख सकते हैं, हमारे माध्यम से भी देख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यदि मैं सार संक्षेप में अंग्रेजी में लिखे गए इस पत्र के बारे में कहूं तो इसमें लिखा था कि भारत में बकरी ईद के मौके पर बकरियों को उन अन्य बकरियों के सामने काटा जाता है जो काटने के लिए इंतजार कर रही होती हैं। कानून के अनुसार एक जानवर को दूसरे जानवर का वध होते नहीं देखना चाहिए। कानून लाइसेंस धारियों की कसाई की दुकान या लाइसेंस धारी बूचड़ खाने के अलावा किसी अन्य स्थान पर पशुओं का वध करने की अनुमति नहीं देता है, जिसका बकरी ईद में खुलेआम उल्लंघन किया जाता है। नंबर 3, कोई प्राणी जो गर्भवती हो या जिसकी संतान 3 महीने से कम उम्र की हो या 3 महीने से कम उम्र का हो या पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है कि वह वध के लिए उपयुक्त स्थिति में है, बावजूद इसके खुलकर कानून का उल्लंघन होता है। बीमार बकरे बकरियों को काटा जाता है, परोसा जाता है, बर्बरता से उनके गले में छुरी चलाई जाती है, धीरे धीरे काटा जाता है ताकि वो तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो YouTube की गाइडलाइन के कारण हम आपसे साझा नहीं कर सकते, लेकिन समझना होगा जो अधिकारों की बात करते हैं वो कानून का पालन क्यों नहीं करते। जागृत हो रहे भारत के लिए आवश्यक है हम ऐसे लोगों को कानून समझाएं या कानून का पालन करवाने वाले अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें। हमारे देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है उससे अच्छे लोग राजनीति में आते नहीं और राजनीति को समझना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।